इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने द्रव में ठोस की विलेयता को पढ़ा है। तो हमने बताया था विलेयता में 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। द्रव में ठोस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता और द्रव में द्रव की विलेयता। वो बाद में पढ़ेंगे द्रव में द्रव की विलेयता। अभी पढ़ रहे हैं द्रव में गैस की विलेयता। तो द्रव में हम गैस को कैसे घुलाएंगे? आपको पानी दे दिया जाता है और मैं आपसे कहूं कि आपको ऑक्सीजन भी देता हूं और कहता हूं कि इस जल में आप जो है सो कि ऑक्सीजन को घुला दीजिए, संभव है? बहुत दिक्कत है सर, कैसे घुला सकते हैं? इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे हेनरी साहब ने बहुत बढ़िया अपना नियम दिया और कहा कि आप गैस घुला सकते हो। आप गैस की मात्रा जो है सो कि द्रव में बढ़ा सकते हो, बशर्ते आप गैस की दाब को बढ़ा दो। गैस की मात्रा, गैस की विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता गैस की दाब का समानुपाती होता है। यानी उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान दाब का समानुपाती होता है। अगर दाब बढ़ जाएगा तो उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान पानी में बढ़ जाएगा। यह कहा किसने? हेनरी साहब ने कहा। लेकिन उन्हीं के समय के एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डाल्टन। उन्होंने कहा कि कुछ मेरा भी सुझाव है कि गैस का मोल अंश, द्रव्यमान नहीं कर रहे, मोल अंश गैस की आंशिक दाब का समानुपाती होता है। थोड़ा सा उन्होंने एडिशन किया कि दाब नहीं, मोल अंश और आंशिक दाब का समानुपाती होता है, उन्होंने कहा। लेकिन हेनरी साहब इतने स्थिर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो नाला पर फिर दहला कर दिया। नाला पर फिर दहला कैसे भैया? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं इसको उलट देता हूं कि ये जो गैस का वाष्प आंशिक दाब है, गैस का आंशिक दाब ये समानुपाती होता है मोल अंश का। गैस का आंशिक दाब मोल अंश का समानुपाती होता है। सीधे इनकी वर्सन को उलट दिया कि गैस का आंशिक दाब मोल अंश का समानुपाती होता है। ये वर्सन दिया और इस समानुपाती का चिन्ह हटाया। हमको एक नियतांक मिला है केच, जिसको मैंने डिनोट किया है। इस केच को हेनरी साहब के सम्मान में हेनरी स्थिरांक, हेनरी नियतांक कहा जाता है। चलते हैं हेनरी नियतांक। समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए विभिन्न ताप एक ही है, लेकिन विभिन्न गैसों के लिए नाम है हेनरी नियतांक। नियतांक है, लेकिन गैस बदलते जाता है तो इसका मान भी बदलते जाता है। केच का अलग अलग गैसों के लिए केच का मान अलग अलग होता है। यानी कि गैस की प्रकृति क्या है, कैसा गैस है, उस पर यह निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर केच का मान निर्भर करता है। गैस है कैसा? एक बात बताते हैं, केच का मान यदि बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। देखिए दोनों का गुणनफल केच इंटू एक्स, ये पी के बराबर है। ये बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये घटेगा। ये बढ़ेगा तो इसको तो घटना ही है। यानी कि केच का मान बढ़ेगा तो द्रव की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। केच का मान अधिक हुआ, केच अधिक हुआ तो गैस की विलेयता कम हो जाएगी। और जब ताप बढ़ाते हैं तो केच बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो केच का मान बढ़ता है, केच बढ़ता है। और केच बढ़ता है यानी कि विलेयता क्या होता है? घटता है। सीधा सीधी बात है। इसीलिए जब देखते हो कि जल गर्म है तो गर्म जल में जो है जीव जंतु, जलीय जीव जंतु जो है गर्म जल में नहीं रहना पसंद करते हैं। क्या है भाई? तो गर्म जल होगा तो उसमें ऑक्सीजन की विलेयता, घुलनशीलता उसमें कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए जलीय जीव जंतु प्रयास करते हैं कि थोड़ी ठंडी जल में रहे, ताप जहां कम रहे उसी जल में रहेंगे तो द्रव में गैस की विलेयता ज्यादा होगी और ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, समझ गए कि ताप बढ़ेगा
तो केएच का मान बढ़ेगा, यानी द्रव में गैस की विलेयता कम होगी। ताप कम होगा, केएच का मान घटेगा और द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। समझ गए चीजों को सर? चलते हैं समझने कि हेनरी का नियम हम लोग पढ़े तो हमको फायदा क्या हुआ। अरे फायदा हुआ ना भैया, है फायदा हुआ। पहले हम लोग कहीं जाते थे किसी के यहाँ, तो हमको जो है सो कुछ शरबत पिया देता था, माठा पिया देता था, बहुत बहुत चीज पिलाता था, ये सब चीज। लेकिन गर्मी के दिनों में तो गर्म चीज नहीं, ठंडे चीजों की आवश्यकता होती थी, तो लोग ऐसे जुगाड़ पानी सब रखते थे, मट्ठा पिला दो, शरबत पिला दो, ठंडा पानी पिला दो। लेकिन हेनरी साहब का नियम कमाल किया। अब पूरी दुनिया में एक से एक ब्रांड आया, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, मजा, एक से एक ब्रांड आया। काहे के लिए भैया? तो उसमें, उस लिक्विड में हम लोग बड़ी मात्रा में CO2 को घोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन कार्बन डाइऑक्साइड? जो हम स्वयं श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन बड़ी मजा आता है सर जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसमें जितनी ज्यादा होती है, और जब पीते हैं और पीने के बाद ढकार मारते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ढकार से, बड़ी मजा आता है सर। तो उसी मजा के लिए वो मजा बढ़ा दिया हेनरी साहब ने। कैसे बढ़ा दिया? तो उन्होंने बताया कि कैसे उस लिक्विड में CO2 की मात्रा ज्यादा से ज्यादा घुला सकते हैं। कैसे घुला देंगे? सीधा सा उपाय है, दाब को बढ़ा दो, एकदम प्रेशर हाई करो, जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा CO2 उसमें घुला देंगे। और जब खूब CO2 घुल जाएगा तो हाई प्रेशर पर उसका बोतलिंग कर देते हैं, उसका बोल्ट टाइट कर देते हैं। देखते हैं कि जब सर हम खोलते हैं तो बड़ी मात्रा में काली उसमें से गैस निकलता है। तनी हिला ना दो सर, सब एक कहल में फुर से बाहर निकल जाएगा, एक भी बूंद उसमें रहेगा नहीं। क्यों? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, सब बाहर लेकर निकल जाएगा। तो उच्च दाब पर बोतलिंग करते हैं हम लोग, उसका बोतल को टाइट करते हैं, उसमें CO2 खूब बढ़िया से घुलता है। तो ये सोडा जल, शीतल पे ये सब बनाने में हमारा मदद कर दिया हेनरी साहब का नियम। एक परिस्थिति है हमारे पास कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो ऊपर का तो दबाव था ही भार, और जब पानी में अंदर चले गए तब पानी का भी प्रेशर बढ़ गया, जिसके चलते उसमें जो सांस उस लेते हैं तो सांस के साथ जो है जो वहां का जो गैस है वो गैस उनके श्वसन के अंदर जाता है, जिसके चलते उस गैस जो उनके अंदर जो जाता है उनके रक्त में पहुंच जाता है श्वसन करने के कारण, सांस लेने के कारण। और जैसे ही वो भीतर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही समुद्र में से बाहर निकलते हैं, अब क्या होता है? जैसे ही समुद्र से बाहर निकलते हैं तो जो है सो कि एकाएक जो है सो कि दाब कम होता है। दाब कम होता है तो गैस जो है रक्त तक जो गैस चला गया है वो सब निकलने का प्रयास करता है। लेकिन उसी में जो नाइट्रोजन गया है, नाइट्रोजन अपना बुलबुला बना देता है। कहाँ? तो जो रक्त की नली है उस नली में जो है सो कि अपना बुलबुला बना देता है। तो आप जानते हो कि बुलबुला बन जाएगा, आप देखते हो शीशी पर बुलबुला बन जाता है, जल्दी कुछ निकलता नहीं है। तो वैसा ही हाल होता है, ब्लड का प्रवाह रुक देता है। अब ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा तो सोच सकते हो क्या हो सकता है? मौत तो निश्चित है। इसी यही जो मेडिकल परिस्थिति है, ये जो इस तरह का जो स्थिति होता है, घटना होता है, इसी को हम लोग बेंड्स कहते हैं। इसी को हम लोग जो है सो कि एक रोग है बेंड्स, वही बेंड्स कहलाता है। तो इसको हम लोग रोकते कैसे हैं, क्या करते हैं? तो जब गोताखोर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ श्वसन की एक टैंक देते हैं जिससे वायु भरकर, जिससे कि सांस ले। लेकिन उसमें एक चीज करते हैं, उसमें हीलियम मिला देते हैं। हीलियम ज्यादा मात्रा में दे देते हैं, हीलियम को मिला देते हैं, तो उस टैंक में हीलियम रहता है 11.7%, बाकी लोग तो है नाइट्रोजन 56.2% ऑक्सीजन बना के दे देते हैं, ताकि यह स्थिति नहीं है, बेंड की स्थिति नहीं है और मौत की खबरें ना निकले।
तो हेनरी साहब का नियम यहाँ भी कामयाब हो गया। यही इन्हीं के चलते उस हम लोग जाने कि प्रेशर बढ़ने के चलते ये रोग हो रहा है। एक और बात बता दें, हम लोग पर्वतों पर जाते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं ऊंचाइयों पर, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जैसे जैसे नीचे से ऊपर चलते चले जाओगे आपका प्रेशर कम होते चला जाएगा। आप पर प्रेशर कम होगा तो वायु को जो प्रेशर दाब के रखता है वो कम होते जाएगा, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होते चली जाती है, और हमको सांस लेने में सर दिक्कत होने लगता है। और जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से जी मचलाएगा, चक्कर आने लगेगा, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस तरह की जो बीमारी शुरू होती है, इस बीमारी को कहते हो एनोक्सिया। तो किसके कारण हुआ? तो दाब कम हो गया, आपके गैस की विलेयता कम हो गई। ठीक है, दाब ज्यादा होता तो गैस की विलेयता ज्यादा होती। तो हम लोग आज हेनरी साहब का नियम पढ़ लिए, हेनरी नियतांक पढ़ लिए, हेनरी के नियम का कुछ प्रयोग देख लिए, और अब हम हेनरी के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे सर। बस यही काम है। एक क्वेश्चन है मेरे सामने कि N2 गैस को जल से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल, देखिए मेरी आंखें हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाती हैं, सिर्फ जगह पर जाती है। न्यूमेरिकल बनाना है तो पहला सिर्फ आंख को तैयार कीजिए, आंख क्या दिखेगा। अर्जुन से यही पूछा गया था, क्या दिखाई दे रहा है? तो चिड़िया की बाई आंख। बाकी सब लोग आंख वाले थे, उनको किसी को गाछ वृक्ष, पेड़ के पत्ते, आसमान दिखाई दे रहा था, उसको सिर्फ आंख की पुतली। और आपको भी अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो यही दिखाई देना चाहिए जो काम का चीज है। 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, यही मुझे निकालना है, कितना मिलीमोल, और आंशिक दाब दिया हुआ है। बस मेरी निगाह यहीं पर गई और यहीं पर जाकर और लास्ट यहाँ केस का मान यहां आकर रुक गई, क्योंकि मुझे उसी से मतलब था। थ्योरी याद होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो वहीं पर नजर जाएगी। H2O दिया है 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम का है भाई। तो इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है जल की। चलिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है तो इसका मोल की संख्या कितना था? मोल की संख्या बराबर होता है भार बटा अनुभार। तो भार है 1000 और अनुभार इसका निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है ना? कैसे? 1 × 2 प्लस 16, 18 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 18 हो गया, 55.5 इसका मोल आ गया। ठीक, इसके मोल की पता लगाना, यही पूछ रहा है कितना मिलीमोल, मोल भी नहीं मिलीमोल, खैर मिलीमोल, मोल से मिलीमोल निकालेंगे। N2 फॉर्मूला तो मालूम है, P = KH × X बस, और X मतलब कि मोल फ्रैक्शन, मोल अंश माने N2 बटा N1 प्लस N2। N2 को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देता है, KH × N2 बटा N1, यानी N2 हमको निकालना है तो N1 P के पास चल जाएगा और KH नीचे आ जाएगा। बस मान रख दीजिए P का मान मालूम है, दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है और KH का मान दिया हुआ है। किलो है तो किलो के चलते इसको 10 के पावर 3 कर दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। और N1 का मान निकाल कर दिखाएं, यहाँ पर 55.5 कर दिए हैं, गुना भाग किए हैं, मुझे मोल मिल गया है। इस मोल को हम मिली मोल में चेंज कर दिए हैं, हो तो गया, आंसर तो मिल गया। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि एक H2O गैस है, बड़ी बेचैनी से लोग पूछ लेता है भैया कि बड़ी क्या कहें आपसे, बड़ी आराम से पूछ लेता है और आप कहते हो कि कौन मास्टर पढ़ाया है। अरे भैया न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो बहुत कुछ तो यूं ही आ जाता है आपको। एक क्वेश्चन यहाँ पर कि कौन दुनिया में ऐसा गैस है जो सड़े हुए अंडे के जैसा महकता है। सड़ा हुआ अंडा कहीं महक कर देखिएगा, आपको इस गैस की याद आ जाएगी। ये गैस है H2S। बड़ी प्रेम से पूछने वाले पूछ लेते हैं और हम हार कर चले जाते हैं। हारना माना है। H2S सड़े हुए अंडे जैसी, जैसे कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली जो गैस है, उसी का नाम है H2S। बस
एक लाइन यहाँ सीखना तो सीख लिया। क्वेश्चन तो यहाँ से उठता है हमारा कि एसटीपी पर सामान्य ताप एवं दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर विलेयता इतना है भैया। देखिए छोटका एम लिखे हुए है, आपका एनसीईआरटी भी कहीं कहीं हद कर देता है। कैपिटल एम यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के किताब में। कितना पहलुलई है पता नहीं, वो बैठे इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ध्यान क्या नहीं जाता है। कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो हेनरी स्थिरांक की गणना करना है मुझे, तो हेनरी स्थिरांक की हम गणना कर लेते हैं। केस का मान मुझे पता लगाना है, चलते हैं। तो एम यही से मतलब निकालते हैं, 0.195 एम का मतलब क्या होता है। कहता है कि एम माने मोलैलिटी यानी मोललता। मोललता का मतलब होता है कि 1 केजी जल में, चाहे 1000 ग्राम जल में जितना मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कितनी है 0.195। ये मोलों की संख्या है H2S की। और इसका ग्राम बता दिए, तभी बताया कि इसका ग्राम पता हो तो इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ग्राम पर दिया हुआ भार है बटा अनुभार कर दिए, इसका मोल का पता लग गया। इसका मोल का पता लगा हुआ है, यानी x पता है आपको। x का फॉर्मूला होता है N2 बटा N1 प्लस N2। N2 तो हम खा गए हैं, तो N2 बटा N1 कर लिए हैं। और KH निकालना है, तो KH बराबर क्या होगा P इंटू N1 बाई N2। बस मान रख दिए। P का मान STP से निकाले हैं। STP सामान्य ताप दाब पर ये P का मान कितना होता है 0.987 बार होता है। बस वही रख दिए हैं और N1 का मान निकालिए लिए हैं और N2 का मान नहीं है, कर दिए हमको। इतना बार हमको आ गया है एकदम फटाफट। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि CO2 जल में विलेयता, हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है। ये हेनरी स्थिरांक है, देख लीजिएगा ध्यान से। हेनरी स्थिरांक है और 500 ml जल है, ये ध्यान रखिएगा। और इतना दाब है, P का मान दिया हुआ है। चलिए P का मान दे दिया, P का मान दे दिया है। दाब दिया है एटमॉस्फेयर में, आई दिया है पास्कल में। ठीक है, हम चेंज कर लेंगे। 500 ml दिया यानी 500 ग्राम, यानी मोलों की संख्या 500 बटा 18 आ जाएगा एकदम आराम से। N2 निकालना है, N2 नहीं W2 कह लीजिए, क्योंकि पूछ रहा है कितना विलेयता होगा, इसका भार ही निकालना है। चलिए फॉर्मूला मेरे पास है, x का मतलब मालूम है N2 बटा N1। हम N2 को खा जा रहे हैं बार बार, N2 बटा N1 KH इक्वल टू, और N2 का मतलब होता है कि भार बटा मोल का मतलब होता है भार बटा अनुभार। तो ये भार बटा अनुभार इसके लिए कर दिए हैं, फिर इसके लिए भी कर दिए भार बटा अनुभार। ठीक है ना, कर दिए, सबका मान रख दिए। एक काम और किए हैं, काम का किए यहाँ पर आपको सिखाया है कि जब हमको एटमॉस्फेयर से पास्कल में चेंज करना होगा, जब हमको एटमॉस्फेयर से पास्कल में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज किया एटमॉस्फेयर को 2.5 में 10 13 25, याद रखिएगा 10 13 25 से गुना कर दीजिएगा तो वो एटमॉस्फेयर से पास्कल में चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसका मान जो है सो कि हेनरी स्थिरांक का मान पास्कल में है, तो इसको भी पास्कल में चेंज करना जरूरी था, वही मैंने चेंज कर दिया है। W2 पता नहीं है लेकिन M2 तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हैं, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुना 2 निकल गया, 44 हो गया। 144 मैंने यहाँ लिख दिया है। और W1 तो मालूम है 500 और M1 मालूम है 18, कर दिए हैं गुना, बाकी है W2 का मान हमको निकल गया है। इतना ग्राम आया है, 1.854 ग्राम आया है। छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार प्रैक्टिस करने पर आ जाती है आसानी से। 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है, देख लीजिए भैया। और इसका दाब भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है बेंजीन में विलेयता तो आप मोल अंश में निकाल सकते हैं। तो P इसका तो KH इंटू H ही है। P मालूम है 760 और KH मालूम है हमको इतना दोनों mmHg में, इसलिए मान नहीं बदला है। X निकालना है तो X इसका तो इसमें इससे भाग दीजिएगा, आपका निकल गया, आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से आज हमने हेनरी नियम और उस पर आधारित उसका अनुप्रयोग और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लगभग सब सीख लिए हैं आज हेनरी स्थिरांक का। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।